नमस्कार कक्षा 11 के विद्यार्थियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है यूपी बोर्ड क्लासेस में, जहां पे आपको यूपी बोर्ड के सिलेबस के आधार वीडियो लेक्चर मिलता है। और मेरा नाम है प्रशांत और आज हम कक्षा 11 की गणित का पाठ नंबर 7 शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो नया सिलेबस आया है उसके आधार पे ये कितने नंबर की है, इसमें से कुछ हटा तो नहीं है। तो अगर आपने देखा होगा तो आपकी दूसरी इकाई है बीजगणित। ठीक है, बीजगणित में क्या है, 5 पार्ट है। ठीक है, जिसके अंदर आपका ये पार्ट भी आता है और इसमें से कुछ भी नहीं हटा है, ये पूरा का पूरा पार्ट आपका आएगा। और ये दूसरी इकाई जो है वो है 37 नंबर की, जिसके अंदर 5 पार्ट थे। तो जिसमें से आपका हट गया है रैखिक असमीकरण का पार्ट, पूरा का पूरा हट गया है, तो उसे आप मत देखना। गणितीय आगमन का सिद्धांत का थोड़ा सा यहाँ पे हटा हुआ है, उसके अलावा इसमें कुछ नहीं हटा है दूसरी इकाई में, और ये 37 नंबर की है। ठीक है, तो हल्के में मत लेना, बहुत ज्यादा नंबर वाली है दूसरी इकाई। और उसके अंदर आपका कौन कौन सा पार्ट आता है, ये आता है समृद्ध संख्याएं तथा द्विघात समीकरण। और ये चीज हम मेरे इस चैनल पे आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। ठीक है, यूपी बोर्ड क्लासेस पे ये आप जाओगे, समृद्ध संख्याएं तथा द्विघातीय समीकरण, ये वाला पार्ट पूरा का पूरा अपलोड हो चुका है। इसके बाद आज हम, ये आपको दिख रहा है, दूसरा हट चुका है रैखिक समीकरण। तीसरा पार्ट इसका है क्रमचय तथा संचय, तो ये पार्ट अब हम शुरू करने वाले। इसके बाद द्विपद प्रमेय, अनुक्रम तथा श्रेणी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पूरा पूरा आपको ध्यान करना है, जितने भी क्वेश्चन आपको सारे के सारे करने हैं क्रमचय और संचय के। तो इस पाठ को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा गणन सिद्धांत। ये क्या होता है सर जी? तो आप जैसे ही बुक खोलोगे आपको वहां पे मिलेगा गणना का आधारभूत सिद्धांत, उसी को बोला जाता है गणन सिद्धांत, काउंटिंग प्रिंसिपल। तो गणन सिद्धांत क्या कहता है? देखो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, मान लो आपके पास 3 पैंट है, ठीक है, और 2 शर्ट है, और आपको क्या करना है, ऑफिस जाना है। ठीक है, तो आप डेली तो सेम पैंट शर्ट पहन के जा नहीं सकते, तो आप क्या करते हो, उसमें लगाते हो कॉम्बिनेशन कि आज ये वाला पैंट पहनूंगा, वो वाली शर्ट पहन लूंगा, कल यही वाला पैंट पहनूंगा, दूसरा वाला शर्ट पहन लूंगा, अगले दिन दूसरा पैंट पहनूंगा, ये पहला वाला शर्ट पहन लूंगा, फिर यही पैंट पहनूंगा, दूसरा वाला पहन लूंगा, फिर तीसरा पैंट पहनूंगा, पहला वाला शर्ट, तीसरा पैंट, दूसरा वाला शर्ट, ऐसे कॉम्बिनेशन लगाते, कोई बंदा जान भी ना पाए कि ये लगातार वही शर्ट तो नहीं पहन के आ रहा, वही ड्रेस अलग अलग हो जाता है। यही है आपका काउंटिंग प्रिंसिपल। तो देखो, आप अगर मैं बोलूं कि ये आप कितने तरीके से पहन सकते हो, अगर आपके पास 3 पैंट है और 2 शर्ट है, तो आप कितने इसके कॉम्बिनेशन बना सकते हो कि जिसमें क्या हो, डेली ड्रेस आपका रिपीट भी ना हो और आप पहन के भी आ जाओ। ठीक है, तो ये देखो, आप P1 के साथ, पैंट 1 के साथ S1 शर्ट पहला पहना, पैंट 1 के साथ दूसरा शर्ट, पैंट 2 के साथ पहला शर्ट, पैंट 2 के साथ दूसरा, पहला दूसरा। ठीक है, यानी कि आपके पास जो ये कॉम्बिनेशन बना कि मतलब आप कितने दिन पहन के जा सकते हो, ये भी कह सकते हो। ये एक दिन आप पहला पैंट और पहला शर्ट पहनोगे, फिर दूसरे दिन आप पहला पैंट दूसरा शर्ट, तीसरे दिन आप दूसरा पैंट पहला शर्ट, चौथे दिन आप दूसरा पैंट दूसरा शर्ट, पांचवें दिन आप तीसरा पैंट पहला शर्ट, छठे दिन आप तीसरा पैंट दूसरा शर्ट। और इस तरीके से आपका कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन आपका सेम ड्रेस रहे, डेली आपका ड्रेस अलग अलग रहेगा। तो यही है आपका गणन सिद्धांत। बात समझ रहे हो? अच्छा जी, मान लो आपके पास कोई 2 संख्याएं हैं और आपसे बोला जाए कि आप इन 2 संख्याओं से कितनी संख्याएं बना सकते हो, तो आप इससे कितनी संख्याएं बना सकते हो? जाहिर सी बात है, पहले 1 लिख दोगे, 2 लिख दोगे, यानी कि 12 बना सकते हो, और क्या 21 बना सकते हो, और कुछ बना सकते हो। ठीक है, L1 बना सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे क्या 22 भी बना सकते हो। ठीक है, पर ये वाली स्थिति कौन सी है, जिसमें क्या हो रहा है, 2 डिजिट का आप नंबर बना रहे हो, 2 संख्या का एक नंबर बना रहे हो, पर उसमें क्या है, संख्याएं रिपीट हो रही है, उनकी पुनरावृत्ति हो रही है। इसमें क्या है, पुनरावृत्ति है, और इसमें क्या है, पुनरावृत्ति नहीं है। मतलब ये एक बार जो संख्या लिख दी है उसे दोबारा नहीं लिखा जा रहा।
तो यानी कि आप क्या बना सकते हो, जिसमें पुनरावृत्ति ना हो वो तो सिर्फ 2 बनेंगे, और जिसमें पुनरावृत्ति हो तो उस स्थिति में क्या हो जाएंगे, ये भी नंबर आएंगे और ये भी आएंगे, यानी कि 4 संख्याएं बन सकती हैं। बात समझ में आई? ये तो प्रैक्टिकल था। अब मैं अगर बात करूं इसकी, तो आपको इसको निकालना कैसे कि कितने बनेंगे। पहली हमें स्थिति लेते हैं जब पुनरावृत्ति नहीं है, ठीक है। तो जब पुनरावृत्ति नहीं है तो आपको 2 डिजिट का बनाना है संख्या, ठीक है। 2 संख्या, यहां पे क्या क्या आप लिख सकते हो, आपके पास 1 और 2 है, इनमें से कुछ भी लिख सकते हो। तो आपके पास ऑप्शन क्या है, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, ठीक है। अब एक कोई संख्या यहाँ पे लिख दोगे तो यहाँ पे कितने ऑप्शन बचे होंगे, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा, और इन दोनों का गुणा कर लोगे तो आपको इससे पता चल जाती है कि आप कितनी संख्या बना सकते हो। तो 2 1 कम 2 यानी कि 2 संख्या आप बना सकते हो, जिस स्थिति में क्या होगा कि पुनरावृत्ति नहीं हो रही होगी। तो आपने यहाँ पे देखा भी कि इसमें क्या है, पुनरावृत्ति नहीं है, एक बार जो संख्या लिख दी गई दोबारा उसके अंदर नहीं लिखी गई। अगर मैं बोलूं कि आप पुनरावृत्ति कर सकते हो, तब आप क्या है, यहाँ पे आपके लिए 2 ऑप्शन होगा, इन संख्याओं में से इसका चाहे इसे लिखो चाहे इसे लिखो, तो 2 ऑप्शन होगा। और पुनरावृत्ति है यानी कि आप यहाँ पे 2 फिर से भी लिख सकते हो। अगर मान लो यहाँ पे 1 लिख दिया है, यहाँ पे भी 1 फिर से लिख सकते हो, यानी कि इसके लिए भी क्या है, 2 ऑप्शन है। तो अब इसे अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 4 आता है, यानी कि अगर पुनरावृत्ति है उस स्थिति में आप 4 संख्याएं बना सकते हो, और पुनरावृत्ति नहीं है उस स्थिति में आप 2 बना सकते हो। तो आपने देखा कि जब पुनरावृत्ति नहीं थी तो आप यही संख्याएं बना सकते हो इन दोनों का यूज करके। बट जब पुनरावृत्ति हो रही है तो 2 संख्याएं और बढ़ गई, यानी कि कुल फिर कितने बना सकते हो, 4 बना सकते हो। यही चीज है आपकी काउंटिंग प्रिंसिपल, गणन सिद्धांत। मान लो आपके पास 4 संख्याएं हैं, ठीक है, और आपसे कोई बोले कि 3 डिजिट की आप कितनी संख्याएं बना सकते हो। अब जैसे अभी उसमें लगा 2 डिजिट में कि 2 संख्याएं थी, 2 ही डिजिट का बनाना था, तो आपने क्या किया, फटाफट लिख दिया, बन गया। पर अब जब ज्यादा संख्याएं होंगी तो क्या करोगे, जैसे दूसरा वाला यूज किया था ना कि यहाँ पे आप कितनी संख्याएं लिख सकते हो, क्या क्या ऑप्शन है आपके पास, इन 4 में से कोई से भी लिख सकते हो, तो 4 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। अब कोई संख्या यहाँ पे आपने लिख दी होगी पहले से ही, ठीक है, लिख दी है। अब यहाँ पे कितने ऑप्शन बचे हैं, इन्हीं में से कोई संख्या लिख दी होगी, तो अब कितनी संख्याएं बचेंगी, 3 ऑप्शन यहाँ पे बचेंगे आपको लिखने के लिए। अब 3 संख्याओं में से आप कोई सी भी लिख सकते हो, एक यहाँ पे भी लिख दी होगी। अब कितने यहाँ पे ऑप्शन बचेंगे, 2, और इन सब का आप गुणा कर दोगे, यानी कि 4 गुणा 3 गुणा 2, तो ये आ जाएगा 4 3 12 दूनी 24, यानी कि आपके पास कितने नंबर बनेंगे, 24 नंबर ऐसे बनेंगे जिनमें आप ये 4 संख्या यूज करके और 3 डिजिट के नंबर बना सकते हो। तो 24 नंबर ऐसे बनेंगे। पर ये कौन सी स्थिति थी, जब पुनरावृत्ति नहीं थी। इसमें क्या हुआ, नंबर रिपीट नहीं हुए। अच्छा, मान लो पुनरावृत्ति कह रहा है कि आप कर सकते हो, तो उस स्थिति में आपके लिए 3 डिजिट का, 3 नंबर का, संख्या का नंबर आपको बनाना है। तो आपके लिए यहाँ पे ऑप्शन कितने होंगे, क्या क्या आप लिख सकते हो, चारों में से कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, यानी कि आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। और यहाँ पे भी कितने ऑप्शन है, तो भाई अब जब पुनरावृत्ति कर सकते हैं, मान लो यहाँ पे मैंने 1 लिखा हुआ होगा, ठीक है, तो यहाँ पे फिर से 1 लिख सकता हूं, यानी कि फिर से मेरे पास कितने ऑप्शन है, 4 ही ऑप्शन है, ठीक है। तो अब यहाँ वाले के लिए भी 4 ही है, क्योंकि पुनरावृत्ति कर सकते हैं। तो मान लो यहाँ पे 1 लिखा था, यहाँ पे फिर 1 लिख दिया, तो यहाँ पे भी मैं 1 लिख ही सकता हूँ। तो यहाँ के लिए भी कितने हैं, 4 ऑप्शन है, यानी कि इसमें कितने हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, कितने तरह के नंबर लिख सकते हैं। तो वो आ जाएगा 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, यानी कि इतने हम नंबर बना सकते हैं जिनमें पुनरावृत्ति होगी। मतलब जैसे उसमें 1 1 2 2 2 भी होगा, ठीक है, ऐसे वाले नंबर हो सकते हैं कि कोई संख्याएं 2 बार लिखी होंगी। पर इसमें क्या है, जो 24 बनेंगे उनमें नहीं हो सकता, ठीक है, जिनमें पुनरावृत्ति है। बात क्लियर हो रही है कुछ? ओके। अच्छा, अब हम कुछ अल्फाबेट की बात कर लेते हैं। मान लो आपको कुछ अल्फाबेट दिए गए हैं, A B C D, ठीक है, और इनसे कह रहा है कि आप इन अल्फाबेट का यूज करके कोई शब्द बनाइए, वर्ड बनाइए, 3 डिजिट, चलो 4 डिजिट का ले लेते हैं, तो 1 2 3 4, ठीक है, और जिसमें क्या हो कि जो वर्ड आपके लिखे गए यानी कि अल्फाबेट है वो रिपीट ना हो, यानी कि उनका पुनरावृत्ति ना हो।
तो मान लो यहाँ पे आपको ऑप्शन कितने हैं लिखने के, इन चारों में से कुछ भी लिख सकते हो, यानी कि 4 ऑप्शन है। फिर यहाँ पे कितने लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, क्योंकि कोई तो आप यहाँ पे लिख दोगे। और फिर यहाँ के लिए कितने बचेगा, 2, और यहाँ के लिए 1। और इन सबको जब आप गुणा करोगे 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो ये कितना आ जाएगा, 4 12 दूनी 24 और 1 गुणा यानी कि 24। तो आपका 24 ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा जिसमें आप इन वर्ड का यूज करके, इन अल्फाबेट का यूज करके वर्ड बना सकते हो। पर वो वर्ड का कोई मीनिंग हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि मीनिंग तो पता नहीं निकले कि नहीं। हो सकता है डीसी हो जाए, डीसी एबी हो जाए, कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा इसका कलेक्शन जो बनेगा। तो उसका मीनिंग हो या ना हो, पर आप इतने कॉम्बिनेशन बना सकते हो, ठीक है, संचय इतने बना सकते हो। तो बात कुछ क्लियर हो रही है। अच्छा, मान लो इसी में बोल दिया कि आपका जो पहला वर्ड होना चाहिए वो ए होना चाहिए, यानी कि पहला वर्ड आपका क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो पहले वाले में आपके जितने भी वर्ड बनेंगे उसमें क्या होगा, पहला लेटर ए होना ही चाहिए, तो पहला ए फिक्स कर दिया। अच्छा, तो यहाँ पे कितने ऑप्शन बचे हुए हैं जिन्हें आप और यहाँ पे लिख सकते हो, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है 3 ऑप्शन और बचे हुए हैं जिन्हें आप लिख सकते हो। ए यहाँ पे फिक्स हो गया, बी सी डी में से ये तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो। फिर यहाँ पे कितने ऑप्शन बचेंगे, 2 बचेंगे और 1। तो इस तरीके के कितने वर्ड बना सकते हो, तो आप यहाँ पे 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी कि 3 दूनी 6, तो 6 वर्ड आप इस तरीके के बना सकते हो जिसमें ए क्या होगा, सबसे पहले होगा। बात क्लियर हो रही है, ओके। अच्छा, मान लो इसमें पुनरावृत्ति वाली स्थिति दे दें कि आप पुनरावृत्ति कर सकते हो, तो वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, तो मल्टीप्लाई कर लोगे जो भी आएगा। और सेम चीज इसके लिए भी हो जाएगा, अगर पुनरावृत्ति आप कर सकते हो तो यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4। बात क्लियर हो रही है। अच्छा जी, एक उदाहरण लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। इससे कह रहा है कि आप 3 डिजिट का एक नंबर बनाइए, ठीक है, बात समझ रहे हो। 3 डिजिट का आप एक नंबर बनाइए और जिसमें रिपीटिशन ना हो, मतलब पुनरावृत्ति ना हो। तो यहां पे आपको लिखने के लिए क्या क्या ऑप्शन है, तो जाहिर सी बात है 4 नंबर है, आप 4 लिख सकते हो। पर यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे शून्य है, शून्य को अगर आप पहले लिखते हो तो इस नंबर का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन कुल कितने मिलेंगे आपको, 3 ऑप्शन मिलेंगे लिखने के लिए। बात समझना यहाँ पे ध्यान से कि यहाँ पे 4 संख्याएं हैं, 4 में से आप कुछ भी लिख सकते हो, पर अगर आप 0 लिखोगे तो क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग कुछ भी नहीं रह जाएगा। जो नंबर बनेगा मतलब यहाँ पे उसके रहने से कोई मतलब ही नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे 3 ऑप्शन आपके बचते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे जैसे ही आते हो, यहाँ के लिए फिर एक ऑप्शन आपने मान लो यहाँ पे कुछ भी कोई भी संख्या लिख दी होगी, यहाँ के लिए फिर कितने बचेंगे, 3, यहाँ के लिए 2, और इन्हें आप जब गुणा कर लोगे तो ये आपका बन जाएगा क्या, 3 त्रिक का 9, 9 दूनी 18, यानी कि 18 ऐसी संख्याएं बन सकती हैं 3 डिजिट की जिसमें ये सारे 4 संख्याएं यूज होंगी। बात क्लियर, ओके। इसी तरीके से आपके जैसे नंबर आते हैं, फोन नंबर, उसके आप सोचा नहीं कभी कि कितने फोन नंबर होते होंगे, तो उसमें क्या होती है, आपके पास कितने डिजिट होती हैं, कितनी संख्याएं होती हैं, तो आपके पास कुल होती हैं 10 संख्याएं, 4 5 6 7 8 9, इन्हीं से मिलके सारे नंबर बने हुए होते हैं। तो 10 डिजिट का नंबर भी होता है। तो कितने नंबर आप बना सकते हो, मतलब कितने फोन नंबर हो सकते हैं, आपने सोचा होगा कभी, बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि 10 डिजिट का नंबर होता है। तो ये ऐसे 10 3 3 6 9 1 10, तो यहां पे क्या क्या आप लिख सकते हो, यहां पे इन सब में से 10 डिजिट है, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। यानी कि कितने ऑप्शन है, 10 है, नहीं 0 है, तो 0 का मतलब एक ऑप्शन हट जाएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 0 लिखोगे तो उसका मीनिंग कुछ नहीं रह जाएगा। यानी कि यहाँ पे लिखने के लिए आपके ऑप्शन कितने हैं, 9 है। अच्छा, यहाँ पे जब आप 0 लिखोगे तो उसका कुछ मीनिंग होगा, यानी कि आपके पास फिर कितने ऑप्शन होंगे, 10, फिर 10, फिर 10, फिर 10, फिर 10, इसी तरीके से बढ़ते चले जाएंगे। पर इसमें क्या है, नंबर आप रिपीट हो सकते हैं, यहाँ पे 9 9 8 8 7 7 पुनरावृत्ति होगी इसमें, ठीक है। जब पुनरावृत्ति नहीं होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 8 7 6 5 4, समझ रहे हो ना। तो ये कुल कितना मिल जाएगा, 9 गुणे 10 की पावर, यहाँ पे क्या है 10 कितनी बार होगा, इसी तरीके से 9 बार, यानी कि 10 की पावर 9। इसे आप कैलकुलेट कर लोगे तो कुल इतने मोबाइल नंबर हैं, समझ रहे हो। तो ये है आपका गणन सिद्धांत। अब हम डायरेक्ट प्रश्नावली पे चलते हैं, क्योंकि मैंने जो भी आपको ये बताया ये सारे आपके उदाहरण से ही थे, ठीक है। आपका पहला प्रश्न दिया गया है, कह रहा अंक 1 2 3 4 और 5 से
कितने 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि पहला दिया गया है अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है हो, मतलब अंकों की आप पुनरावृत्ति कर सकते हो, यानी कि ये वही मतलब हो गया कि 1 2 3 4 और 5 ये दी गई हैं आपको संख्याएं। कह रहा है कि आपको कितने अंक की बनानी है, 3 अंक की, 1 2 3 अंक की बनानी है जिसमें पुनरावृत्ति हो सकती है। पहला यही है ना, फर्स्ट वाला। तो आप यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है, आप इन संख्याओं में से क्या क्या यहाँ पे लिख सकते हो। तो पांचों में से पांचों लिख सकते हो, शून्य तो है नहीं कि नहीं लिख सकते हो उसका। तो 5 में से 5 ऑप्शन आप यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, अब यहाँ पे बताओ कितने ऑप्शन आप लिख सकते हो, क्योंकि इसमें याद रखना पुनरावृत्ति हो सकती है। तो पुनरावृत्ति हो सकती है तो यहाँ पे भी आपके पास 5 ऑप्शन है। मान लो आपने यहाँ पे 1 लिख दिया होगा तो आप फिर से यहाँ पे 1 लिख सकते हो, यानी कि 5 ही ऑप्शन है। ठीक है, ये सारी संख्या तो आप लिख ही सकते हो, पर आप 1 भी लिख सकते हो। यहाँ के लिए भी 5 ही ऑप्शन है, यानी कि ये 5 × 5 हो गया, 5 × 5 = 25 और 25 पंचे कितना हो जाएगा भाई, 25 पंचे 125, यानी कि 125 ऐसे कॉम्बिनेशन बनेंगी, ऐसी संख्याएं बनेंगी जिनमें इन संख्याओं का यूज होगा। ठीक है, अंकीय संख्या बन जाएगी 125। समझ गए बात को। अच्छा, दूसरा ऑप्शन है, ये कुल मिला के गुणे में होंगे। ठीक है, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। अब इस वाले में अनुमति नहीं है, 3 डिजिट का ही बनाना, 3 अंकीय ही बनानी है संख्या। तो कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है, तो इस वाले में तो 125 बना सकती थी, इसमें क्या है पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। तो यानी कि यहाँ पे तो आपके पास 5 ऑप्शन है, इन संख्याओं में से कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो 5 ऑप्शन है। पर यहाँ के लिए क्या हो जाएगा, मान लो यहाँ पे आपने कोई संख्या इन्हीं में से लिख दी है, 4 लिख दी है। अब यहाँ पे कितने ऑप्शन बचे हैं, 1 2 3 4, इन्हीं 4 को ही लिख सकते हो, यानी कि 4। ठीक है, और फिर यहाँ के लिए आप 2 संख्याएं आप पहले से ही लिख चुके हो, तो यहाँ के लिए 3 ही ऑप्शन बने हैं, और इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो जो आएगा वो होगी, उतनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20 और 20 तिहाई 60। तो 60 संख्याएं बनाई जा सकती हैं 3 अंक की। ठीक है, जिनमें पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो अगर इन संख्याओं का यूज किया जाए। ठीक है, हो गया पहला। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, अंक 1 2 3 4 5 6 से कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, तो भाई ये वाला प्रश्न थोड़ा ध्यान से समझना। इसमें 4 5 और 6, ठीक है, इतनी संख्या है, 3 अंक की बनानी है आपको, वो भी सम संख्या बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, मतलब पुनरावृत्ति आप कर सकते हो। तो बताओ कितनी संख्या आप बना सकते हो। तो भाई देखो, सम संख्या का क्या मतलब होता है कि उसके ओन्स प्लेस, यानी कि इकाई पे क्या होनी चाहिए, सम संख्याएं होनी चाहिए। तो इनमें से बताओ कौन सी संख्या है जो सम संख्याएं, ये है, एक ये है, एक ये है। मतलब आपका इस स्थान पे कौन कौन सी संख्याएं रख सकते हो, 1 2 3, इन्हीं तीनों को आप रख सकते हो, तभी ये पूरा जो नंबर बनेगा वो सम बनेगा, नहीं तो भी सम हो जाएगा। बात क्लियर है। यानी कि इस प्लेस को भरने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है, सिर्फ 3 ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा जी, इस प्लेस को भरने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है, तो इसमें पुनरावृत्ति हो सकती है, तो इसके लिए आप क्या सकते हो, 6 में से कुछ भी भर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर मान लो आप 6 लिख दोगे तो यहाँ पे भी 6 लिख दिए तो सम ही बनेगा, 6 आप पुनरावृत्ति भी हो गई। ठीक है, तो यहाँ के लिए भी 6 ऑप्शन है, पुनरावृत्ति है तो यहाँ के लिए भी 6 ऑप्शन है, और इन सबको जब आप गुणा कर लोगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 का 36 और 36 त्रिक का, और तो 6 त्रिक 18 के 8 हासिल आए 1 और 3 त्रिक का 9 1 10, यानी कि 108 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। बात समझ गए। ओके, ऐसे है, बढ़िया है ना। अच्छा, तीसरा प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है। यदि आप पुनरावृत्ति नहीं कर रहे हो तो जो स्टार्टिंग के 10 अल्फाबेट होते हैं उनको आप यूज करके 4 अक्षर के वर्ड कितने बना सकते हो। तो भाई स्टार्टिंग में आपके 10 होते हैं, आप लिखने की जरूरत तो है नहीं, आप समझ रहे हो। चलो लिख देते हैं, ABCDEFGHIJ
3 3 6 3 3 का 9 10 हो गया। अब आपको क्या करना है, 4 डिजिट का बनाना है वर्ड, अक्षर बनाना है या कोड जो भी कह सकते हो, ठीक है। शब्द नहीं कह सकते क्योंकि शब्द का कुछ मीनिंग होता है, यहाँ पे कोड बोलेंगे क्योंकि उसका कुछ मीनिंग नहीं हो, बने या ना बने मीनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी क्या है, पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती, तो नहीं कर सकते यानी कि इन सब में से आप यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। फिक्स कोई नहीं है, कोई बता दो रखा नहीं कि ए रखो फिक्स बी रखो, कोई फिक्सिंग नहीं है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। यानी कि आपके पास कितने ऑप्शन है यहाँ पे भरने के लिए, 10। ओके, मल्टीप्लाई। यहां पे अब आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि पुनरावृत्ति नहीं करनी है तो एक इसमें से तो आपने मान लो कोई भी अल्फाबेट लिख दिया होगा, तो अब यहाँ पे वो दोबारा नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। यानी कि इस प्लेस को भरने के लिए आपको कितने ऑप्शन बचे हुए हैं, 9 बचे हुए। मल्टीप्लाई, अब इस ऑप्शन को भरने के लिए कितने हैं, 8 बचे हुए हैं, इस ऑप्शन को 7, समझ रहे हो अब तो। और फिर क्या करो, इन सबको गुणा कर लो, और गुणा करने से जो नंबर आएगा उतने अक्षरों के कोड बनाए जा सकते हैं। तो इसे मैं गुणा कर लूं अगर, तो 7 7 49 8 8 56 56 हो जाएगा, और इसको 10 से मैं इधर गुणा कर लेता हूं तो ये हो जाएगा 90, और 90 और 56 को जब गुणा करेंगे तो 9 5 45 9 6 54, 5 और 9 5 45 और 5 50, ठीक है, 45 और 5 50, ठीक है, और 1 0, यानी कि 50 40, 5040 अक्षरों के कोड बनाए जा सकते हैं, ठीक है, 4 डिजिट के। समझ गए बात को। इसके बाद चौथा प्रश्न दिया गया है, कह रहा है 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं यदि नंबर 67 से प्रारंभ होता है और कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आता, यानी कि इसमें पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है। तो ये क्या कह रहा है कि आपके पास 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं हैं, ठीक है। आपको क्या बनाना है, टेलीफोन नंबर, कितने अंक का, 5 अंकीय, यानी कि 5, ठीक है, 5 अंकीय आपको टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ हो, यानी कि प्रारंभ के क्या हो, ये प्रारंभ के नंबर इन्होंने क्या कर दिए, फिक्स कर दिया कि सब में क्या होगा, 67 तो होगा ही होगा, ठीक है, बात क्लियर है। ओके, अच्छा, अब इसमें क्या और बोला गया है कि जिनमें एक बार से अधिक नहीं आते, तो यानी कि पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती इसमें, ठीक है, यानी एक बार जो संख्या लिख चुकी है वो दोबारा अब यहाँ पे नहीं लिखी जाएगी। तो चलो भाई, आपके पास कितनी संख्याएं थी, 10 संख्याएं थी, 10 में से कोई 2 तो पहले से ही फिक्स ही कर दी गई हैं, यानी कि इस प्लेस को भरने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है, 8 है, ठीक है। इस प्लेस को भरने के लिए फिर कितने बचेंगे, 7, इस प्लेस को 6, ठीक है। अब क्या करोगे, 8 7 और 6 का गुणा कर लोगे तो जो आएगा वो होगा, इसको मत गुणा कर देना क्योंकि ये पहले से फिक्स है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नहीं यूज हो रहा, तो सिर्फ आप इनको गुणा करोगे और जो आएगा वो आपका उतने 5 अंक के टेलीफोन नंबर बन जाएंगे, ठीक है। तो इसे हम गुणा कर लेते हैं, 6 अंक का 36, 6 7 42, 42 गुणा 8, 8 दूनी 16, 1 8 8 16 24, 8 चौक 32, 32 और 1 33, यानी कि 336 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं जो कि क्या होंगे, 67 से प्रारंभ होंगे। पांचवा प्रश्न है, एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है और परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और परिणाम को अंकित कर लिए जाते हैं, परिणामों की संभव संख्या क्या हो सकती है, ये बताओ भाई साहब आप। तो देखो भाई, 3 बार उछाला जाता है एक ही सिक्का, यानी कि सिक्के को आप उछालोगे तो क्या आएगा, या तो टेल आएगा या हेड आएगा, यानी कि आपको पास भरने के लिए कितने ऑप्शन है, कुल 2 ही है, ठीक है, इन्हीं को आपको भरना है। कितनी बार उछाला जा रहा है, यानी कि 1 बार 2 बार 3 बार, ठीक है, ठीक है। आप पहली बार उछालोगे तो क्या आ सकता है, हेड आएगा या टेल आएगा, यानी कि 2 ऑप्शन है, ठीक है। दूसरी बार उछालोगे तो फिर क्या आ सकता है, 2 ही ऑप्शन है, फिर हेड आएगा या टेल आएगा,
तीसरी बार उछालोगे तो फिर क्या आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा, और इन सब का आप गुणा कर लोगे तो जो आएगा उतने संख्याएं संभव है, परिणाम आने का संभव है। तो ये हो जाएगा 8, यानी कि 8 आपके आ सकते हैं परिणाम। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 3 सिक्के को एक साथ ही उछाला जाए एक बार, तो क्या क्या परिणाम आ सकते हैं, वही कॉम्बिनेशन कहलाता है आपका। तो ये समझ गए, यानी कि ये कह सकते हो कि आपका एक कॉइन है, आप उसे एक बार उछालोगे तो हेड आएगा या टेल आएगा, फिर दूसरे कॉइन को या फिर उसी कॉइन को उठा के उछालोगे तो फिर हेड आएगा या टेल आएगा। इस वाले में भी ये चांस है कि पहले टेल आया तो फिर हेड टेल आएगा, फिर आप उछालोगे तो फिर हेड आएगा फिर टेल आएगा, फिर इसमें भी हेड और टेल आने का चांस ही है, इसमें भी हेड और टेल आने का ही चांस है, इसमें भी हेड और टेल आने का चांस है। तो अगर आप यहां से चांस देखोगे तो एच एच टी एच 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 आएगा, यानी कि एक चांस तो ये है कि तीनों सिंकों पे हेड ही आए। दूसरा चांस है हेड टेल हेड, सॉरी हेड हेड टेल, हेड हेड टेल। ये सारी चीजें अभी अच्छे से समझ लो, ये आपकी प्रोबेबिलिटी है ना, वहां पे बहुत यूज होते हैं ये। तो और तीसरे में एच टेल हेड, तो एच टी टी एच टी टी, फिर यहाँ पे टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल, तो टेल टेल टेल। तो देख रहे हो ये आपके 8 ऑप्शन आ गए ना, 3 4 5 6 7 8, तो 8 ही चांस है, जो कि आपको यहां से भी पता चल गया। तो बहुत आसान सा है, इन चीजों का भी ऐसे आप समझ के रखना, और ये आपकी प्रोबेबिलिटी में बहुत यूज होते हैं, और प्रोबेबिलिटी आपको पता ही है 12th में भी है, 11th में भी है, हर जगह होती ही है प्रोबेबिलिटी, तो जाती नहीं कहीं। इसके बाद छठा चैप्टर, और मैं पहले बता दूं ये वाला चैप्टर प्रोबेबिलिटी में बहुत हेल्प करेगा 12th में, अगर ये नहीं आएगा तो प्रोबेबिलिटी में बहुत दिक्कत होने वाली है, तो इसे अच्छे से समझना भी, ठीक है। छठा चैप्टर दिया गया है, भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए गए हैं, ठीक है, मतलब कोई 5 कलर है आपके पास, तरह तरह के 5 झंडे हैं, इनसे कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं, मतलब कितने तरह के झंडे बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडों एक के नीचे दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। मतलब इनमें से क्या करना है, 2 कलर को आपको यूज करना है, तो कितने संकेत बना सकते हो, यानी कि 2 कलर को आपको यूज करना। सीधा ऐसे रख लो, ये कोई 5 कलर थे झंडे के, ठीक है, और आपको कोई 2 झंडे का यूज करके एक संकेत बनाना है, तो आप इस तरीके के कितने संकेत बना सकते हो, सीधी सी बात ये है। तो भाई यहाँ पे आप क्या क्या कलर रख सकते हो, इन 5 में से कुछ भी रख सकते हो, 5 के 5 आपके ऑप्शन है रखने के लिए, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है, वही कलर अगर आप रख दोगे, जान मान लो पहला रेड था, आपने यहाँ पे रेड रखा, दूसरा झंडा रेड रख दिया, तो पूरा क्या बनेगा, रेड ही बन जाएगा, तो रेड तो पहले से ही था, तो वो तो कोई अलग संकेत नहीं बना, तो यहाँ पे दूसरा ही आपको रखना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको इसमें पुनरावृत्ति बोले ना बोले आपको यही समझ में आना चाहिए लॉजिक, अगर एक ही कलर रख दे तो वो तो वही झंडा रह गया, उसमें कोई अलग संकेत तो बना ही नहीं ना वो, तो आपको अलग संकेत बनाना है। तो यानी कि यहाँ पे क्या 4 ऑप्शन ही बचते हैं, आप रेड फिर दोबारा नहीं रख सकते, और इन दोनों का गुणा कर लोगे, यानी कि 4 5 6 20, तो 20 ऐसे संकेत बनेंगे अलग अलग, ठीक है, अगर आप ऐसा यूज करते हो। तो इस तरीके से आपकी प्रश्नावली 7.1 खत्म होती है। इसके बाद अगले वीडियो लेक्चर में हम क्रमचय पढ़ेंगे, और उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, सब कुछ समझ में आया होगा। तो आज की दिहाड़ी यहीं पे खत्म की जाती है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो क्रमचय को आपको समझने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा कि क्रम गुणित संकेत क्या होता है। क्रम गुणित इसे कहते हैं फैक्टोरियल नोटेशन, ठीक है। इसको लिखा कैसे कैसे जाता है, तो इसे लिखा जाता है n फैक्टोरियल, इस तरीके से भी आपको मिल सकता है, और ये इस तरीके से भी मिल सकता है, आपकी बुक में यही वाले नोटेशन मिलेगा, ठीक है। अच्छा जी, तो इसे रीड कैसे करते हैं, इसे रीड करते हैं n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, ठीक है। क्या मतलब है, मान लो जैसे दिया गया है 3 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब है कि 3 गुणा 2 गुणा 1, बात समझे, इसको हल कर लोगे ये हो जाएगा 6। ऐसे दिया गया है मान लो 4 फैक्टोरियल, तो ये क्या हो जाएगा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी कि 4 3 12 दूनी 24, समझ रहे हो। तो इसे क्या पढ़ेंगे 4 फैक्टोरियल, मान लो दिया गया है 5, ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है, इसके फैक्टोरियल का ही मीनिंग है ये भी। तो इसे लिखोगे 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1,
तो 5 चौक 20, 3 60 और दूना 120। ठीक है, तो 120 हो गया। अच्छा, इसे मैं ये भी लिख सकता हूँ 5 गुणा 4 फैक्टोरियल, बिल्कुल लिख सकता हूँ क्योंकि इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ, यानी कि 4 फैक्टोरियल, तो ये भी लिखा जा सकता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि मान लो n फैक्टोरियल दिया गया तो वो क्या होता है, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, और अगर मैं इसको फॉर्मुलाइज करूं कि क्या होता है, कि होता है n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू में n माइनस 3, ऐसे करते करते चला जाता है 3 to 1 तक। बात क्लियर है? यहाँ पे जो भी संख्या दी गई उसमें एक घटाते जाओगे और उसे मल्टीप्लाई करते चले जाओगे। यही मीनिंग होता है फैक्टोरियल का, क्रम गुणित संकेत। तो क्रमचय को समझने के लिए अब हम क्रम गुणित संकेत का यूज करेंगे। देखो, अभी तक आपने पढ़ा है पहली प्रश्नावली के अंदर कि मान लो आपको 5 कोई अल्फाबेट दिए गए हैं और आपसे बोला जाए कि आपको 3 अल्फाबेट का यूज करके वर्ड बनाने हैं और जिसमें कोई भी अल्फाबेट रिपीट नहीं होने चाहिए, तो आप कितने वर्ड बना सकते हो, ये चीज है। तो इसको आप कैसे करते थे? हम सीधा देखते थे कि कितने हैं, कुल कितने अल्फाबेट का यूज करना, यानी कि मेरे पास 5 है तो हम देखते थे कि पहली पोजीशन पे मैं क्या क्या लिख सकता हूं, तो इन पांचों में से कुछ भी लिख सकता हूं, यानी कि मेरे पास ऑप्शन कितने हैं, 5। उसके बाद दूसरे वाले स्थान पे क्या लिख सकता हूं, तो इनमें से कोई अल्फाबेट मैं यहाँ पे लिख दिया हूँगा और इसको पुनरावृत्ति नहीं करनी, मतलब दोबारा नहीं लिख सकते, तो यानी कि इस स्थान को भरने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है, इनमें से कोई 4 होगा। ठीक है, तो 4 लिखते थे। अच्छा, इसी तरीके से फिर इस स्थान को तो 3। ठीक है, और क्या करते थे, हम इन तीनों का गुणा कर लेते थे, यानी कि 5 गुणा 4 गुणा 3, तो 5 चौक 20, 20 तिहाई 60, यानी कि मेरे पास 60 आ जाता था। जो 60 ऐसे वर्ड बनेंगे जिनमें 3 अल्फाबेट यूज हुआ होगा इनका, और कोई भी वर्ड ऐसा नहीं होगा जिसमें कोई अल्फाबेट दोबारा लिखा गया हो। 60 को मैं लिख सकता हूं 5 गुणा 4 गुणा, अच्छा ये 60 हो गया। अब इसी 60 को मैं फैक्टोरियल में क्या लिख सकता हूं, तो इसे लिख सकता हूं 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और बटे में 2 गुणा 1 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अच्छा, ऊपर वाले को मैं पूरे को क्या लिख सकता हूं, 5 फैक्टोरियल। अभी पढ़ा ना फैक्टोरियल क्या होता है, क्रम गुणित संकेतन क्या होता है, ये चीज है। और उसके बाद नीचे वाले को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 2 फैक्टोरियल, बिल्कुल 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। अच्छा, मैं इसे ये भी लिख सकता हूं क्या, इसे लिख दो 5 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, 5 में से 3 चला जाएगा तो 2 ही आएगा, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहीं से आपका एक फॉर्मूला होता है n परमुटेशन r। ठीक है, मतलब आपको n ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से क्या बनाना था, कितने का कोई वर्ड कोई भी अरेंजमेंट बनानी थी, वो यहाँ पे होता है और वो इसके बराबर होता है। और इसका फॉर्मूला आपने बुक में देखा होगा, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये n माइनस आर का पूरे का फैक्टोरियल या n माइनस आर फैक्टोरियल, तो ये आपका आ जाता है परम्यूटेशन का फॉर्मूला। तो वास्तव में भी जो आपने पहली प्रश्नावली के अंदर पढ़ा है वहां पे क्या था, क्रमचय ही था, परम्यूटेशन ही था, यही चीज से हमने ये लाए, यहां से ये लाया और यही आपकी डेरिवेशन होकर एक फॉर्मूला आ गया जिसका हमें यूज करना है इस प्रश्नावली के अंदर 7.2 में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको परम्यूटेशन समझ में आ चुका होगा। इसमें क्या होते हैं, n ऑप्शन दिए गए होते हैं, इसे क्या बोलते हैं, n ऑप्शन। आपके पास कितने दिए गए थे टोटल, वो क्या थे, n थे, और r क्या था, मतलब कितने का यूज करके आपको कुछ बनाना था, वो r था। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल, जितने का आपको बनाना है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब हम चलते हैं डायरेक्ट प्रश्नावली पे, क्योंकि उदाहरण में बहुत ही तुच्छी तुच्छी बातें हैं, आप खुद ही देख के सॉल्व कर सकते हो। प्रश्नावली 7.2 जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है 1, उसमें कह रहा है मान निकालो। मान निकालना है किसका, 8 फैक्टोरियल का। तो क्या फॉर्मूला था, n फैक्टोरियल का क्या फॉर्मूला था, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, ऐसे करते चले जाते हैं जब तक कि ये 1 ना हो जाए। ठीक है, तो अब 8 है तो 8 आपका n है, तो एक बार तो 8 ही रखोगे, 8 फैक्टोरियल का 8, फिर 8 में से 1 माइनस करोगे, उसे मल्टीप्लाई में रखोगे यानी कि 7, फिर 7 में से 8 में से 2 माइनस करोगे 6, फिर 8 में से 3 माइनस करोगे 5, फिर 8 में से 4 माइनस करोगे 4, फिर 8 में से
5 माइनस करोगे 3, फिर 8 में से 6 माइनस करोगे 2, फिर 8 में से 7 माइनस करोगे 1। तो ये आपका 1 जब तक ना आ जाए, ठीक है। और इसे फिर हम मल्टीप्लाई करके हल कर लेंगे, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इसे जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आएगा आपका आंसर 40 320, ठीक है। इसी का अच्छा, दूसरे प्रश्न से पहले एक चीज आप नोट कर लो, नोट में डाल के, कि मान लो कहीं आपको 0 फैक्टोरियल आ रहा है तो उसका मान 1 होता है, 1 फैक्टोरियल आ रहा है उसका मान भी 1 होता है। ये चीज आप नोट कर लेना अच्छे से कहीं पे, ठीक है। अब इसको ये मत पूछना क्यों कैसे कहाँ, आप धीरे धीरे आगे सब अच्छे से समझ जाओगे। ओके। अच्छा, इसका दूसरा पार्ट दिया गया है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। तो आप सीधा इनको क्या करो, हल कर लो। 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो, 4 3 2 1, माइनस 3 को लिख सकते हो 3 2 1। इन्हें हल करोगे, 4 3 12 दूनी 24, 24 माइनस 3 दूनी 6, यानी कि 6 माइनस करोगे यानी कि 18, तो 18 आ जाएगा। तो बहुत ही आसान था। दूसरा प्रश्न है, क्या 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल बराबर होता है 7 फैक्टोरियल के? ये पूछ रहा है क्या होता है ऐसा, हाँ या ना में बताना है। तो अगर मैं 3 फैक्टोरियल की बात करूं तो 3 फैक्टोरियल आपको पता होता है 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी कि 6। और अगर मैं 4 फैक्टोरियल की बात करूं तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी कि 4 3 12 दूनी 24, ठीक है। और अगर मैं 3 और फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल को जोड़ूंगा तो ये क्या था, 3 फैक्टोरियल का मतलब था, ये था 4 फैक्टोरियल का मतलब। तो ये कितना हो जाएगा, इसे लिख लो। तो ये हो जाएगा 6 और 24 यानी कि 30 फैक्टोरियल, ठीक है। पर यहां पे क्या है, और अगर 7 फैक्टोरियल का देखा जाए, 7 फैक्टोरियल का, तो ये हो जाएगा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 3 2 1, और सबको गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 5040, ठीक है। और यहाँ पे ये आ रहा है 30, वो वहां पे 5 गुणा 40 5040 आ रहा है, तो यानी इतने कम आंसर तो 30 आ रहा है, पर इसका आंसर ये आ रहा है। तो क्या दोनों बराबर है? तो नहीं, नो, नहीं है भाई बराबर। तीसरा दिया गया है 8 फैक्टोरियल बटे 6 फैक्टोरियल गुणा 2 फैक्टोरियल का परिकलन कीजिए, मतलब हल कीजिए, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 8 फैक्टोरियल को लिख सकते हो 8 गुणा 7 गुणा 6 फैक्टोरियल लिख सकते हो। मैंने बताया था n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल होता है, तो आप माइनस करते जाओ, आप यहीं तक ले गए, उसके बाद फैक्टोरियल लगा दिया। ओके, क्यों लगा दिया देखो यहाँ पे, क्योंकि नीचे था 6 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, तो अब यहाँ से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और आपका बचेगा 8 गुणा 7 और नीचे 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल को 2 गुणा 1 लिख सकते हो। और इसे हम हल कर लेंगे तो ये 8 सते 56 और दूना 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 इंटू 1। और इसे जब आप डिवाइड कर दोगे तो 2 दूनी 4 2 8 16 यानी कि 28 आपका आ जाएगा आंसर। चौथा है, यदि 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल प्लस x/8 फैक्टोरियल, तो x का मान ज्ञात कीजिए। आपको इसका मान निकालना है। सॉरी, यहाँ पे बराबर है, वही कहूँ, ये प्लस है तो कैसे हुआ, बराबर है, ठीक है। देखो, तो इसमें आप याद रखना, इसको आप लिख सकते हो क्या, इसको आप यही रहने दो, पर इस चीज को आप लिख सकते हो 7 गुणा 6 फैक्टोरियल और इधर x/8 फैक्टोरियल रहने देते हैं, ठीक है। हम इधर पहले इसको हल करते हैं, जैसे लेते थे ना एलसीएम लेके, लासा लेके, तो इसको इस रूप लिख दिए। मतलब यहाँ पे 6 फैक्टोरियल, यहाँ पे 7 गुणा 6 फैक्टोरियल, तो यहाँ क्या है 7 इधर गुणे में है, तो हमें इधर भी 7 गुणे में करना पड़ेगा, और जब इधर नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना होता है। बात समझ रहे हो, यानी कि ऊपर भी 7 से गुणा होगा और नीचे भी 7 से गुणा हो जाएगा, तो ये भी उसका हो गया क्या, हर क्या हो गया, बराबर हो गया। अब आप इन्हें जोड़ सकते हो। बात समझ आ रही है? ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूं 7 + 1 और नीचे क्या 7 गुणे 6 फैक्टोरियल बराबर x/8 फैक्टोरियल, और ऊपर वाला हल करके क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 7 गुणा 6 फैक्टोरियल। अभी तो देखो क्या हाल होगा इसका, इसको मैं लिख सकता हूं 8 गुणा 7 गुणा 6 फैक्टोरियल
बिल्कुल। और इधर भी 6 फैक्टोरियल है, इसको उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, और जब मल्टीप्लाई होगा तो कट जाएगा। या भी आप इधर भी कह सकते हो कि बराबर के इधर भी है, बराबर के उधर भी नीचे ही है, तो दोनों दोनों कैंसिल हो जाते हैं। यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा, 8/7 आ